गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म। तो रिलेशन किन कंसंट्रेशन टर्म के बीच रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको ये पहले बता देता हूं। हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच रिलेशन, हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन, हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी मोलैरिटी के बीच रिलेशन। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच रिलेशन की स्टडी हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, एक एक बात को अच्छे से समझिए। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप भी पूरी मेहनत करो। तो चलते हैं काम की ओर। तो आज के क्लास में काम क्या करना है, तो काम करना है रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म के बीच क्या रिलेशन है, तो रिलेशन कुछ इस तरह है बच्चों। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में पहले रिलेशन बताने जा रहा हूं आपको। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच क्या रिलेशन है, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच क्या रिलेशन है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बारे में आप लोग सबसे पहले ये स्टडी कर चुके हो, जब मैंने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में कंसंट्रेशन टर्म का डिस्कशन करा था। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने नॉर्मलिटी मोलैरिटी को मैथमेटिकली थ्योरेटिकली सभी तरह से देख लिया था। तो आज के क्लास में उसी नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशन हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। वो कैसे होगा, ध्यान से समझना। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी आप लोगों ने पढ़ रखा है, नॉर्मलिटी होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास हम लोग ने पढ़ा है, इक्विवेलेंट मास की जगह हमने क्या यूज किया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, हमारे पास रिलेशन आएगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इनटू एन फैक्टर अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। बच्चों, मास अपॉन मोलर मास के बारे में हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। मास अपॉन मोलर मास, द रेशियो ऑफ मास एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स, इसकी जगह मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोगों ने क्या यूज किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर। अब बच्चों यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी भी हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, उसको देखेंगे अपन। या फिर से वापस, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोलैरिटी। तो हमने मैथमेटिकली लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पे कुछ रिलेशन क्रिएट होगा, ध्यान से समझना। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब यहां देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वो बराबर किसके है, मोलैरिटी के। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी। इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं सर, इसकी जगह पे हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी इनटू क्या होगा, एन फैक्टर। तो अपने पास जो है वो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, अपने पास नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ गया मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, ध्यान से समझना है इसको। नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या है हमारे पास, अगर हमें मोलैरिटी पता होगा तो हम लोग एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। मोलैरिटी पता होगा तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एन फैक्टर। और हमें नॉर्मलिटी पता हो तो क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हमें नॉर्मलिटी पता हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी। तो बच्चों यहां से आप ये भी लिख सकते हो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से इसको समझना। ठीक है, और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलो चेक करो, आप ध्यान से देखो, मैं एक नोट करके पॉइंट लिख रहा हूं, इससे इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। बच्चों ध्यान से देखना, अगर मान लो कि अगर किसी सब्सटेंस का हम नॉर्मलिटी निकालने जा रहे हैं, हम लोग नॉर्मलिटी फाइंड करने जा रहे हैं किसी सब्सटेंस का, ठीक है, और क्या है कि वो सब्सटेंस का एन फैक्टर अगर 1 हो जाएगा, उस सब्सटेंस का एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, देन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी। तो हम लोग एक छोटी सी बात लिख सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर इज इक्वल टू 1, then
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं एक छोटे से एग्जांपल से, ध्यान से देखना बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर of 0.2 molar aqueous solution of HCl। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ दिया गया, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर। मोलर मोलैरिटी दे रखा है, मोलर मींस मोलैरिटी, नॉर्मल, नॉर्मेलिटी फॉर्मल, फॉर्मेलिटी के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों ये जो m है ये मोलैरिटी का सिंबल है। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो गिवन क्या अपने पास, सर मोलैरिटी दे रखा है 0.2 मोलर दे रखा है। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन किसका, HCl का। तो HCl की अगर बात की जाए तो HCl का अपने पास n फैक्टर क्या हो जाएगा, सर HCl का n फैक्टर क्या होता है 1। क्यों, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या होती है, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। तो HCl की बेसिसिटी 1 है, और जो एसिड का, HCl एक एसिड है, जो एसिड का बेसिसिटी होता है वही उसका n फैक्टर होता है। तो यहां से क्या कर सकते हो आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर लो। आपने नॉर्मेलिटी क्या फॉर्मूला रिलेट कर रखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो बच्चों आप चेक करो, मोलैरिटी कितना था 0.2 और n फैक्टर कितना है 1, तो वैल्यू क्या आ गया 0.2 नॉर्मल। क्या आया 0.2 नॉर्मल। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे n फैक्टर 1 था, तो नॉर्मेलिटी जो है वो 0.2 है, अब मोलैरिटी भी क्या है 0.2, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर कब होगा, जब n फैक्टर क्या होगा 1। आपसे थ्योरेटिकली एग्जाम उठा सकता है, बोर्ड एग्जाम ऐसे डाल सकता है आपसे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को तुरंत ये क्लिक कर देगा, आपको बोलेगा व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.4 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो हमें पता है H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 जो है एक एसिड है, H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि उसकी बेसिसिटी 2 होती है, और मोलैरिटी कितना दे रखा है 0.4। तो 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 0.8 आएगा, वो आंसर आ जाएगा। तो सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हो इस फार्मूला से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर कंपटीशन। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और बेसिकली अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो जो भी आएगा आप पढ़ रखे हो, सब तरीके का क्वेश्चन भी आगे अपन करेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इसको अच्छे से समझ लो। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलना, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। हम लोग करने जा रहे हैं, रिलेशन क्रिएट करने जा रहे हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच। मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास पर 1000 ml सॉल्यूशन। तो आप क्या कहोगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास किसका है यहाँ पे, सॉल्यूट का, तो मोलर मास किसका लेंगे, सॉल्यूट का, अपॉन n फैक्टर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये डाटा इस तरह हमें प्राप्त होगा। तो आप क्या कहोगे, मास अपॉन मोलर मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। मास अपॉन मोलर मास किसका है, मास और मोलर मास का रेशियो किसका है, सॉल्यूट का। तो मोल्स किसके आएंगे, सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू क्या आएगा, n फैक्टर। सिंस वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो इस डाटा, ये डाटा और ये डाटा इक्वल है, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है मोलैरिटी के। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पे, इसके प्लेस पे क्या यूज कर सकते हो, मोलैरिटी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो अपने पास मोलैरिटी यहां से अगर फाइंड करना चाहे तो अपन फाइंड कर सकते हैं नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। ठीक है, कुछ इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप अच्छे से करो, बहुत समझ में आएगा और काम कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप क्लिक कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड बच्चों, मैं इसी से रिलेटेड कुछ और भी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अब है क्या, आपने पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक में लॉ ऑफ डाइल्यूशन।
ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th में। बच्चों लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या कहता है? अब छोटी सी बात बताता हूं, आप मुझे बताना, आप समझाना मुझे पहले, तब मैं इसकी बात करूंगा, उससे रिलेटेड ही बात मैं कर रहा हूं, आपसे ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा था आपको कि अगर मान लो कि आपको एक बकेट में चीनी दे दिया गया 1 केजी चीनी दिया गया, आपको ध्यान में रखना, और उस चीनी के अंदर क्या करा, आपने 2 लीटर पानी मिला दिया शरबत बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आपने क्या करा, 1 केजी चीनी में 2 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, ध्यान से समझते जाएगा। चीनी कितना है 1 केजी, और वाटर कितना है 2 लीटर। तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है और सॉल्यूट क्या है, शुगर है, चीनी है। तो आप कहोगे बच्चों तो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया, अब उसी सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, 1 लीटर पानी और ऊपर से डाल देंगे। क्या सॉल्यूट 1 केजी था, 2 केजी हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना बच्चों। क्या हाफ केजी हो जाएगा? नहीं सर उस कंटेनर में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब क्या है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। आपको कि क्यों, अरे भाई पहले 2 लीटर पानी डाला था, अब 1 लीटर और डाल रहे हो, टोटल कितना डाला आपने, 3 लीटर। तो आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है उसमें सॉल्यूट जो है वो कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। तो पहले आपने जो सॉल्यूशन बनाया था उसी में आपने वाटर की एडिशन की है कि नहीं? तो आपने वाटर की एडिशन की, और वाटर का एडिशन डाइल्यूशन कहलाता है। अगर सॉल्यूशन में आप वाटर की एडिशन करते हो तो डाइल्यूशन कहलाता है। लेकिन आप डाइल्यूशन के दौरान आप ये पाए कि चीनी 1 केजी का 1 केजी ही रह गया, इट मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के दौरान सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अमाउंट सॉल्यूट का कांस्टेंट होगा, कोई वेरिएशन नहीं आने वाला जी। तो वेरिएशन नहीं आएगा तो होगा क्या? तो इसी आधार पे लॉ ऑफ डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज को आप यहां पे बताने वाला हूं। तो क्या होगा, अगर आप सॉल्यूशन बना दिए, डाइल्यूशन से पहले जो सॉल्यूट का अमाउंट था, आपने जो वाटर ऐड करा उससे पहले जो आपने 2 लीटर और 1 केजी चीनी से जो सॉल्यूशन बनाया था, आप बताना बच्चों। तो 1 केजी चीनी पहले था, और जब आपने 1 लीटर पानी ऊपर से और रख दिया तो क्या चीनी का अमाउंट चेंज कर गया? नहीं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डाइल्यूशन लॉ, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डाइल्यूशन, बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स और वी कैन से द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स कांस्टेंट, वी कैन से, क्लियर। तो मैं उसी से रिलेटेड इस n फैक्टर इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n factor is equal to molarity, I'm so sorry for this, normality is equal to molarity into n factor का जो रिलेशन हम लोगों ने डेराइव किया है, वो रिलेशन जो क्रिएट किया है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच, अब इस रिलेशन को हम लोग लॉ ऑफ डाइल्यूशन में रिलेट कर देते हैं, और वहां से कुछ और भी फॉर्मूला अपन डेराइव करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको जो बात बोला हूं वही बात मैं आपसे फिर वापस उसी को यूज करने जा रहा हूं आपके लिए, और इसको आप अच्छे से समझेंगे, कहीं पे डाउट नहीं आने वाला। मैं आपसे पक्का कह रहा हूं, डाउट नहीं आएगा आपको 100%। ठीक है, अपन समझेंगे। अरे यार मुझ रहा है, ध्यान से समझना बच्चों प्लीज। अब देखिएगा, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इसको समझेंगे अपन। ये अपने पास कंटेनर है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। ये अपने पास कंटेनर है बच्चों, ठीक है। और इस कंटेनर में हमने क्या करा 1 ग्राम सॉल्यूट ले लिया और 1 लीटर वाटर ले लिया। तो 1 ग्राम सॉल्यूट में 1 लीटर वाटर मिला दिया, तो सॉल्यूशन बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। और ये इस सॉल्यूशन की, इस कंटेनर की इनिशियल वॉल्यूम है।
इस कंटेनर की ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। आपने क्या करा, फिर से वापस इसमें आपने वाटर ऐड करा, सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। जो 1 ग्राम सॉल्यूट किसमें उपस्थित है, 1 लीटर वाटर में, सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। 1 ग्राम सॉल्यूट में 1 लीटर वाटर को ऐड करके हमने सॉल्यूशन पहले ही बना रखा है। अब अपन क्या करें, वाटर की एडिशन कर रहे हैं, H2 इसमें ऐड किया जा रहा है। जब आप सोच के देखो ना, ये जिंदगी वाली बात है यार, आधा गिलास कोई पानी तुम्हें दे देगा और फिर उसमें रखेगा तो उसकी लेवल बढ़ेगी कि घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी सर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने वाटर इसमें ऐड करा, जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो सर इसकी वॉल्यूम हो जाएगी V2। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V2। तो ये V2 जो है अपने पास, ये क्या है सर ये अपने पास है फाइनल वॉल्यूम। क्या है अपने पास बच्चों, फाइनल वॉल्यूम। तो आपने पहले जो सॉल्यूशन बनाया था उसकी लेवल ये थी, और आपने जो वाटर ऐड किया इतना ही ऐड किया, तो आप क्या कहोगे, ये जो है अपने पास है अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। आपने कितना वाटर ऐड किया, ऐसा भी इस पे भी क्वेश्चन पूछा कितना वाटर ऐड किया जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, कंपटीशन में, इंजीनियरिंग में। तो आप क्या कहोगे, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। आपने कितना वाटर ऐड करा इसमें, तो आप कहोगे सर अब हम लोगों ने वाटर ऐड किया, जो वाटर ऐड किया है वो किसके बराबर होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V2 माइनस V1, जो कि किसके बराबर होगा, डेल्टा V के, जो कि किसके बराबर होगा, डेल्टा V के। बात समझ में आ रही बच्चों। तो अब देखो 1 ग्राम जो सॉल्यूट था वो तो उतना ही रह गया ना, आपने क्या करा है, वाटर ऐड करा है। 1 लीटर पहले से था, फिर से आपने ऐड कर दिया वाटर, तो सॉल्यूट कांस्टेंट है, वाटर की एडिशन हो रही है। तो वाटर जब आप ऐड करोगे, एक छोटा सा एग्जांपल अपनी जिंदगी से ले लो कि आप शरबत बनाया, उसमें और पानी डाल दिए, तो उसकी मिठास घटेगी कि बढ़ेगी, सर बिल्कुल घट जाएगी सर। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आएगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन सॉल्यूट के अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सॉल्यूट के अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डाइल्यूशन। आपने वाटर जो ऐड किया है, ये वाटर ऐड जो किया है वो क्या है, वो वाटर ऐड जो किया है वो क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। ये वाटर जो ऐड किया गया है इस सॉल्यूशन में, ये एक सॉल्यूशन था, ये क्या था अपने पास सर, ये अपने पास जो है ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने वाटर ऐड किया है, तो एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन, और एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेशन। अब यहां सॉल्वेंट है क्या, वाटर, तो आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो बच्चों क्या कहोगे, पहले तो डाइल्यूशन टर्म को समझ लो, क्योंकि इसी का यूज करेंगे हम लोग इसी का यूज करेंगे बच्चों। डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन is called dilution. Addition of water in the solution is called dilution. Solution में वाटर का एडिशन क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन हमने क्लियर कर लिया, एडिशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। अब जो है बच्चों आप देखो, आपने जो वाटर ऐड करा है इस सॉल्यूशन में वही क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। तो आपने जो डाइल्यूट किया इसको, इस सॉल्यूशन को जो आपने डाइल्यूट करा, क्या इसकी वॉल्यूम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बताओ भाई। सर बिल्कुल बढ़ी सर, वॉल्यूम तो बढ़ गई सर, वॉल्यूम बढ़ेगी सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि वाटर की लेवल बढ़ेगी, वाटर की लेवल बढ़ेगी, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वाटर के द्वारा उस कंटेनर में ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। ऑक्यूपेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे वॉल्यूम राइज कर रहा है सर। तो वॉल्यूम राइज कर रहा है, लेकिन इसमें मान लो कि मैंने सॉल्यूट की जगह यहाँ पे शुगर रखा था, चीनी रखा था, तो इसकी मिठास घटेगी बढ़ेगी, बिल्कुल घट जाएगी सर। इट मींस कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन चीनी का अमाउंट जितना था उतना ही रहेगा। देयरफॉर वी कैन से, इस आधार पे ही हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डाइल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डाइल्यूशन, upon diluting a solution the amount of solute remains same,
the amount of solute remains same but concentration of solution decreases, which is due to addition of water. The concentration of solution decreases due to addition of water molecule. Clear? तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे, ध्यान से देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना. According to the law of dilution, according to the law of dilution, upon diluting a solution, according to the law of dilution, upon diluting a solution, the amount of solute remains same, but the concentration of solution get decreases. It is due to the addition of वाटर. अब सोचो लॉ क्या कहता है डाइल्यूशन का? अभी अपने लॉ क्या है, यहां तो प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रैक्टिकली दिख रहा है सर कि 1 ग्राम सॉल्यूट में 1 लीटर पानी मिला के हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, फिर से वाटर डाल दिया तो सॉल्यूट 1 ग्राम का 1 ग्राम ही रह गया ना भाई. उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आई, वॉल्यूम चेंज करा, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, जबकि कंसंट्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज कर गया. तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं, हम लोग इजीली कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाइल्यूशन वी कैन से अपॉन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट remains same but the concentration of solution get decreases. It is due to the addition of water. ऐसा क्यों हुआ? That is अपन लिख सकते हैं यहां से, that is upon डाइल्यूशन जब डाइल्यूशन करोगे तो क्या होता है समझो इसको. एक छोटी सी बात एक छोटी सी बातें जो आपको समझ में आएंगी और वो काम भी देगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगे रहो ध्यान से समझो. अपॉन डाइल्यूशन करा आपने, वाटर का एडिशन इस सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कहलाता है. तो वाटर आपने ऐड करा, इट मींस डाइल्यूट किया इस सॉल्यूशन को, तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? बढ़ गया सर. कंसंट्रेशन क्या होगा? घट गया सर. तो हम लोग छोटी सी बात क्या लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं यार, अपॉन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगा? घट जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, जबकि कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा. कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा. आगे चलते हैं इसमें, ठीक है. इसको देखो आप जल्दी से देखो बच्चों इसको. जब आप वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम राइज करेगा बच्चों. अब देखो ना, इस सॉल्यूशन में ही आपने वाटर ऐड करा है, तो जब आपने वाटर ऐड करा तो वाटर का एडिशन, सॉल्यूशन में वाटर का एडिशन क्या कहलाता है? डाइल्यूशन. तो आप जब वाटर ऐड करे हो तो देखो ना, वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब घर में गिलास में पानी रखा हुआ, और भी पानी रख दोगे तो उसका लेवल जो है वाटर के द्वारा जो ऑक्युपाइड स्पेस है वो ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा स्पेस ऑक्युपाइड करने लगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वॉल्यूम बढ़ेगी. सर वॉल्यूम बढ़ गई, लेकिन सर कंसंट्रेशन क्या होगा? घट जाएगा. तो अपन क्या कहेंगे? अपॉन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, जबकि वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा. जल्दी ठीक है जल्दी करो इसको. ठीक है, कर लिया. अब ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है. आगे करते हैं अपन इसी को कंटिन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब देखिए कैसे रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में. इस
लॉ के अनुसार, इस लॉ के भी हेल्प से, ठीक है, उसमें और भी कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान से समझिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपने देखा कि डाइल्यूशन के दौरान कांस्टेंट रहेगा क्या? कांस्टेंट क्या रहेगा? सॉल्यूट का अमाउंट। सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज करेगी। वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन बच्चों अब ध्यान से समझना है इस चीज को, छोटी सी बात आपको समझा रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। सिंस आपको मालूम है नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो अपन यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों यहां से चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होगा? लीटर आएगा। एक छोटी सी बात है जो यहां पे मैं यूज करूंगा, ध्यान से देखना। आपको होगी according to the law of dilution, according to the law of dilution, डाइल्यूशन लॉ के अनुसार, डाइल्यूशन लॉ के अनुसार हम लोगों ने ये चेक करा कि सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट जो है अपने पास मोल से रिलेट करता है बच्चों, ठीक है, मोल से क्या करता है? रिलेट करता है। तो इक्विवेलेंट एक अमाउंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा? नहीं चेंज करेगा। तो नहीं चेंज करेगा तो क्या होगा? ध्यान से देखना, आप चेक करो इसको। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डाइल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ solute before dilution, BD stands for before dilution, before the death of Christ, मत समझना बच्चों, before dilution। तो हमने क्या लिखा? according to the law of dilution, number of equivalent of solute before dilution is equal to number of equivalent of solute आफ्टर डाइल्यूशन। हमने क्या लिखा है? बहुत बड़ी बात लिखी हमने, ध्यान समझिएगा, इसको समझना लेकिन बहुत आसान है। बात बड़ी है, समझना आसान है, बात बड़ी है, समझना आसान है। बच्चों समझना है इसको। आप क्या कहोगे? सर आप क्या कहोगे? ध्यान से देखना, आप कहोगे कि सर लॉ ऑफ डाइल्यूशन के अनुसार हमने लिख दिया, अब इसको समझना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने से पहले अर्थात पानी मिलाने से पहले जितनी चीनी थी, 1 ग्राम लिया था हमने, तो पानी मिलाने के बाद आफ्टर डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन के बाद, मतलब आपने पानी ऐड कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है, तो चीनी उतना ही रहेगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा? नहीं सर, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इट मींस क्या होगा? कांस्टेंट होगा सॉल्यूट का अमाउंट। क्या होगा? कांस्टेंट होगा सॉल्यूट का अमाउंट। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमें पता है ये होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, क्योंकि सर देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो आपने मास लिया था ना, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के, मास ऑफ सॉल्यूट के। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो आपने 1 ग्राम लिया था वो तो 1 ग्राम ही रह गया ना पानी मिलाने के बाद भी, तो मोल्स भी क्या होंगे? मोल्स भी कांस्टेंट होंगे। और मोल्स के प्रोपोर्शनल कौन है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो सर इक्विवेलेंट भी तो कांस्टेंट होगा। इसी आधार पे तो मैंने लिख दिया यहां पे बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाइल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान से देखना बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? N1 इंटू V1 बराबर क्या होगा? N2 इंटू V2। हमें पता है सिंस वी नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये भी आपने पढ़ा रखा है, पीछे पढ़ा भी, रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट करा था। तो
आपने क्या देखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन N1V1 और आफ्टर डाइल्यूशन N2V2। तो अपन क्या करेंगे, यहां से नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या कहते हैं अपन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ये अपने पास है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब ध्यान से देखना बच्चों, हमें पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर है। तो क्या करोगे आप, अरे करना क्या है सर, अरे करना कुछ नहीं है, अपन करेंगे क्या, अपने को क्या करना है सर, अपन करेंगे, हम अपने को मालूम है कि सर नॉर्मेलिटी बराबर है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलैरिटी m1 इंटू V1 इंटू क्या लिखेंगे, n फैक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बच्चों, आपको हो गया क्या, N2 की जगह क्या होगा सर, N2 नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, तो M2 इंटू V2 इंटू n फैक्टर। ये भी एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। और आगे समझिएगा बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा, अब सीखने की कोशिश, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे इस पे। तो आपको हो गया इफ, एक छोटी सी बात, अगर हमारे पास n फैक्टर सेम हो जाएगा, मतलब डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद सब्सटेंस का n फैक्टर अगर क्या है, सेम है, तो क्या होगा, मोलैरिटी M1V1 बराबर क्या होगा, M2V2। इफ n फैक्टर इज सेम, अगर n फैक्टर सेम हो, कांस्टेंट हो, तो क्या कहोगे सर, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। बच्चों ये है अपने पास मोलैरिटी इक्वेशन। क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन। ये अपने पास क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन। बोलो क्लियर है, मोलैरिटी इक्वेशन है अपने पास, कोई दिक्कत। अच्छा n फैक्टर सेम कब होगा, n फैक्टर सेम कब होगा, when substance is same, substance is सेम सॉल्यूशन के लिए जब यूज किया जाएगा। ठीक है, इफ n फैक्टर इज सेम, और n फैक्टर सेम कब होगा, जब सब्सटेंस सेम होंगे। जब n फैक्टर सेम हो जाएगा, जब n फैक्टर सेम हो जाएगा तो n फैक्टर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2। बोलो क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट, थोड़ा सा भी, एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूं, ध्यान से समझना। जैसा कि हम लोगों ने देख रखा है, अभी थोड़े प्रैक्टिकली हमने की थी कि डाइल्यूशन जब अपन करते हैं तो अमाउंट जो सॉल्यूट का होता है वो नहीं बदलता है बच्चों। तो अमाउंट सॉल्यूट के नहीं बदलने से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन के बराबर क्यों हो जाता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अपने को मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास की जगह अपन यूज करते हैं मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल जो है वो मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है, तो मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन, इसको थोड़ा सा और इसको समझ लो ऐसे, आप देखो बच्चों ध्यान से समझना, सिंस मैं रफली इसको बता रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश, मैंने ये चीज जो लिखा इसको एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी केस में ला रहा हूं, ध्यान से देखना। सिंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास, इक्विवेलेंट मास की जगह क्या यूज करते हैं, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर ऊपर आ जाएगा। बच्चों मास अपॉन मोलर मास के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल इनटू क्या आएगा, n फैक्टर आएगा। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। अब बच्चों आप देखो, आप समझो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ये आपने देखा, यहां पे देखो चेक करो, मोलर मास होता है। तो बच्चों ये नंबर ऑफ मोल जो है, ये जो नंबर ऑफ मोल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। तो मास पे ही डिपेंड कर रहा है मोल, मास पे ही डिपेंड कर रहा है मोल, और मोल पे डिपेंड कौन कर रहा है, इक्विवेलेंट।
मोल पे डिपेंड कौन कर रहा है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट एक ही चीज है, तो मोल पे ही डिपेंड कर रहा है इक्विवेलेंट। लेकिन मोल किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। और हमने 1 ग्राम जो सॉल्यूट लिया था, पानी मिलाने से पहले 1 ग्राम लिया था, पानी मिलाने के बाद भी सॉल्यूट का मास कितना है? 1 ग्राम है। तो पानी मिलाने से पहले 1 ग्राम था और पानी मिलाने के बाद 1 ग्राम है। इसका मतलब है सॉल्यूट का मास जो है वो कांस्टेंट है। जब मास कांस्टेंट होगा बच्चों, जब मास कांस्टेंट हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा? कांस्टेंट। इट मींस क्या कह सकते हैं, किसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा? सॉल्यूट का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाइल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, पानी मिलाने से पहले, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, पानी मिलाने के बाद। मतलब इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब हमें पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों बिफोर डाइल्यूशन हमने क्या करा? N1V1 ले लिया और आफ्टर डाइल्यूशन N2V2, वॉल्यूम चेंज कर रहा है ना। अब क्या है, हमें मालूम है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी की जगह पे N1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? M1 इनटू एन फैक्टर। तो M1 इनटू एन फैक्टर इनटू V1 बराबर क्या लिखोगे? N2 की जगह पे M2 इंटू एन फैक्टर, तो M2 इंटू एन फैक्टर इंटू V2। लेकिन अगर मान लो एक केस ऐसा हो कि सब्सटेंस सेम हो जाए, मान लो सेम सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन में केस बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन की बात की गई, आपसे करा गया। अब सेम सॉल्यूशन में आपने ऐसा काम किया तो एन फैक्टर जो है, अगर सेम सॉल्यूशन के लिए बात की जाए तो एन फैक्टर क्या होगा? सेम हो जाएगा। अब एन फैक्टर सेम हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो M1V1 बराबर क्या होगा? M2V2, जिसको क्या कहते हैं? मोलैरिटी इक्वेशन। बोलो क्लियर है? कोई डाउट आ रही है? थोड़ी सी भी डाउट नहीं है तो आगे चले अपन। आगे हम लोग अब बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन है बच्चों? इससे क्वेश्चन हमारे AIPMT 2005, AIEEE 2011 और आपके फिर से वापस 2011 में भी AIPMT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो रिलेशन मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो उसी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करने से पहले उसके बीच हम लोग रिलेशन क्रिएट करेंगे। रिलेशन क्या है आखिर रिलेशन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच? मोलैलिटी नॉट रीटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन है, इसकी हम लोग डिटेल्स जानकारी लेने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन है, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखते ना और समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझोगे, मुझे विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, ये माइक सॉरी, बात करेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस पे बात किया भी था। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर आपसे बात किया था। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। चलो मैथमेटिकल रिलेशन इसका देखेंगे अपन। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है ये आपने मैथमेटिकली पढ़ रखा है, थ्योरेटिकल भी पढ़ा है। आपने पढ़ रखा है पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी सॉल्वेंट में जो मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वही क्या कहलाता है? मोलैलिटी। आपको मालूम है 1 kg इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम। पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट, पर 1000 ग्राम, इसको ऐसे भी कह सकते हो, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो क्या कहलाते हैं? मोलैलिटी। वी कैन आल्सो से दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, पर ग्राम सॉल्वेंट, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज
मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के बारे में आपने पढ़ा है, तो मोलैलिटी का देखो ना मैथमेटिकल रिलेशन अपन लिख सकते हैं। आपने पढ़ रखा है सिंस मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, WA क्या है ये, मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों देखो आपने पढ़ा है पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो मैंने एक स्टेप ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कई बच्चों को हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं इसको और डिटेल कर देता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, आपने पढ़ रखा है, आपका पढ़ा हुआ चीज है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो जब भी ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह यूज कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या आएगा 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है क्या है, अब इसको ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर किसी भी दिए गए नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। वही काम मैं यहां पे करने जा रहा हूं, ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या करा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया और फिर से वापस क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया और फिर से वापस क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा मैथमेटिकल एरर आ रहा था। देखो, जिस नंबर जिस वैल्यू से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट और फिर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में हमने किससे डिवाइड करा है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो सकते थे ना। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, आपको मालूम है ना, आपको मालूम है, आपको मालूम क्या है, ध्यान से देखिए, आपको मालूम ये है कि मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर, इनटू क्या लिखेंगे 1000। अब बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास अपॉन मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, और मास अपॉन मोलर मास में किसका मास और मोलर मास है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास अपॉन मोलर मास का रेशियो हमें क्या देगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ अब ध्यान से देखना, थोड़ी सी मोल फ्रैक्शन की रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। अब इसी में हम लोग चेक कर लेंगे, एक रिलेशन हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखते जाएगा और समझने की कोशिश कीजिए। सिंस मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया हमने। फिर हम लोग सिमिलरली, हम लोग को मालूम है, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब ध्यान से चेक करना बच्चों, अब क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग कह सकते हैं क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एडिशन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमने क्या करा, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड
हमने क्या करा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा अपने पास बच्चों, सर एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। क्या आएगा, चेक कर लो ना, आप चेक करो कि यही आएगा जी, आज करो कल करो, सब दिन ऐसा ही आना है रिलेशन, यही आएगा। तो एक्स बी अपॉन एक्स ए क्या आ गया, एन बी अपॉन एन ए। मैंने इसको इक्वेशन थर्ड डाल दिया, क्या कर लिया, इक्वेशन थर्ड डाल दिया। अब हमारे पास क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू, आपने निकाल रखा है बच्चों, ध्यान से चेक करो इसको, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या निकाल रखा है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बराबर किसके है, एक्स बी अपॉन एक्स ए के। किसके बराबर है, एक्स बी अपॉन एक्स ए के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, मैंने इसको r के बराबर लिख दिया, मैं ही इसको डिराइव किया तो अपने नाम के फर्स्ट लेटर से रिलेट कर लेता हूं, देख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन r, अपन अगर इस r में थर्ड इक्वेशन एन बी अपॉन एन ए को की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग, हमारे पास क्या आएगा इन r, तो अपने पास क्या है, वी हैव, हम लोग प्राप्त क्या किए, हम लोगों ने प्राप्त करा, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। तो हम लोगों ने क्या प्राप्त करा, हम लोगों ने प्राप्त करा मोलैलिटी, मोल करोगे एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स ए, एन ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ए इंटू एम ए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों, समझ में आया आपको, समझ में बिल्कुल आया, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट, थोड़ा सा भी किसी को डाउट है तो बताओ। यहां से आप चाहोगे तो आसानी से x भी फाइंड कर सकते हो, इसको यहां से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन m प्लस 1000 बाई एम ए, क्या आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा m प्लस m बाई एम प्लस 1000 अपॉन एम ए। सर अपने पास m क्या है, वेयर स्मॉल m जो है अपने पास वो किसके बराबर है, मोलैलिटी के बराबर, ठीक है। और आप लोग को मालूम है एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए क्या है, आपने पहले ही सिंबॉलिक पढ़ लिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मैंने सेकेंड लेक्चर में ही बता रखा है। एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। और इसको, इस सिंबॉलिक फॉर्म को ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, मोर इंफॉर्मेशन आपको बताया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है, ठीक है, एन ए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ये सिंबॉलिक फॉर्म हमने आपको लेक्चर थर्ड में दे दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप आसानी से उसको और डिटेल्स में पढ़ सकते हो, सारी जानकारी आपको गैदर हो जाएगी। तो आपने देख लिया बच्चों, एक बार इसको फिर से रिकॉल करता हूं, ध्यान से देखना। सिंस वी नो दैट मोलैलिटी इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी कैन राइट मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हम लोग को पता है मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000, तो आपने क्या किया, ये जो वैल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास है, इसमें हमने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया, फिर से वापस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैथमेटिक्स कहता है, ठीक है। मैंने कहा x अपॉन 6 इंटू 6 बराबर x ही तो होगा यार, वही बात तो है। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम ए, तो डब्ल्यू ए के बराबर होगा, लेकिन हमें पता है, ध्यान से देखना बच्चों, समझना इसको, अपने को मालूम है सर मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा इंटू 1000। अब क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए क्या है,
मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देगा इनटू Ma। ठीक है, ये हमने इक्वेशन R मान लिया। आपको मालूम है बच्चों मोल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट क्या होता है, NB अपॉन Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट क्या होता है सर, मोल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने मान लिया। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया। जब आपने डिवाइड करा, जब आप डिवाइड करोगे XB अपॉन X से, तो अपने पास आ जाएगा NB अपॉन A, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, NB अपॉन Na आ जाएगा, NB अपॉन Na आ गया। अब देख रहे हो NB अपॉन Na बराबर किसके, XB अपॉन X के। तो आप क्या लिखोगे, NB अपॉन Na की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, XB अपॉन X से, XB अपॉन X से इंटू 1000 अपॉन Ma। ये हमारे पास रिलेशन आया। अब यहां से अपन चाहेंगे तो XB मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। इसको लिखा हमने मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन यहां से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मोलैलिटी मिल जाए, बच्चों इस पर क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास, 1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन। ये आपके ये क्वेश्चन भी आपके AIPMT 2005 में पूछा गया, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपके कंपटीशन का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अगर आप लेंथी मेथड से बनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट 2 से 3 5 सेकंड 6 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके पास भी आइडिया होना चाहिए ना बच्चों। तो मैंने आइडिया दे दिया है। अगर आपको मोलैलिटी पता हो जाए, आपको मोलैलिटी पता हो जाए बच्चों, और वो सॉल्यूशन एक को सॉल्यूशन है, तो आप आसानी से डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट फाइंड कर सकते हो। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट थोड़ा सा भी है तो बताओ जल्दी से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताना है। चलो आपने कर लिया, इसको देखो जल्दी से, कोई डाउट बताना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच रिलेशन, और पढ़ेंगे हम लोग मोलैरिटी और मास परसेंटेज के बीच रिलेशन, और हम लोग पढ़ेंगे बहुत छोटा छोटा रिलेशन है, और मैंने रिलेशन को लिंक करना आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।